This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy, and you know this is the crash and revision course for batch Purusharth. Chapter number 9, Mechanical Properties of Solids, and you know this is the lecture number 2. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are Amresh questions. Means मेरे selected questions हैं, ठीक है. Question is here: a wire elongates by 1 millimeter या L millimeter, L लिख लेते हैं, L millimeter. When a load W is hanged from it, पहले समझो अच्छा से. ये एक रॉड है जिसमें हमने W वेट यहाँ पे अप्लाई किया, तो इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई, L मिलीमीटर इसकी लेंथ में एक्सपेंशन आ गया. If the wire goes over a pulley and two weights each are hung at the two ends, ठीक है. अगर वायर ऐसा रहता और यहाँ पुल्ली है और यहाँ पे दो वेट है, W each are hung at the two ends, यहाँ भी W है और यहाँ भी W है, तब क्या हो बताइए. अब इलोंगेशन कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आया? सर जो ऊपर वाली वायर थी उसको ऐसे हमने नीचे में कन्वर्ट कर दिया ना, जो है पुल्ली से. हाँ, मतलब उसी रॉड को हमने ऐसे इससे कर दिया जो पुल्ली से पास कर गया और हाफ हाफ लेंथ मतलब कर दिया, ठीक है, इक्वली हैंग कर दिया. तो यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू W upon A into capital L upon small l. So what is the elongation here? So elongation is small l is equal to W capital L into A into capital Y. Yes or no? तो दोनों साइड में, either side of the wire, tension is W. So on either side of the wire, tension is W, but length is L by 2, क्योंकि लेंथ तो आधा कर दिया है ना, ठीक है. तो अब एलोंगेशन दोनों साइड में कितना प्रोड्यूस होगा? तो इधर भी L by 2 बढ़ेगा, इधर भी L by 2 बढ़ेगा. तो आई कैन से elongation produce along either side is equal to L by 2 millimeter. So total elongation is equal to total elongation produced is equal to L by 2 plus L by 2 is equal to L millimeter. So your answer should be B number. Clear? Yes, sir. Next, a wire fixed at the upper end stretches by length L by applying a force F. ठीक है, एक वायर इस तरह से है, fixed at the upper end stretches by length L by applying a force F. इसमें फोर्स F अप्लाई करके हमने इसकी लेंथ में चेंज स्ट्रेच कर दिया, L स्ट्रेच कर दिया. तो वर्क डन कितना होगा? तो बताइए, वर्क डन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू फोर्स इंटू एलोंगेशन, हाफ इंटू F इंटू L, half into F into elongation. So your answer should be half FL. तो half FL कौन सा है? FL by 2. That is your answer should be D number. बस यही आंसर था, ऐसे करना. यही आंसर था, हाँ, ये तो फॉर्मूला होता है. A wire suspended vertically from one of its end is stretched by attaching a weight of 200 Newton to the lower end. ये वायर है, इसके लोअर एंड पर हमने 200 न्यूटन का वेट अप्लाई कर दिया. द वेट स्ट्रेचेस द वायर बाय 1 मिलीमीटर. इसमें जो एक्सटेंशन हुआ वो कितना है? 1 मिलीमीटर. देन द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज व्हाट? सेम क्वेश्चन उसी तरह. तो देखो, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू F इंटू L, वही जो फोर्स वाला वर्क डन का फॉर्मूला होता है. तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हाफ इंटू 200 इंटू कितना है? 1 मिलीमीटर. तो दैट इज द 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल. 2 से इसको कट कर दीजिए, दिस इज द 100. 10 to the power 2 and 10 to the power minus 3 become 10 to the power minus 1 joule.
It is the approximately equal to the 0.1 joule. और इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कहाँ, इक्वल ही है, तो आंसर शुड बी डी नंबर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, if S is the stress and y is Young's modulus of material of a wire, the energy stored in the wire per unit volume, energy stored per unit volume पूछा जा रहा है अब, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम माना क्या हो जाता है, एनर्जी डेंसिटी जिसको बोलती हो। तो मैं लिखूंगा कैसे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल u इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अब सर बट इन्होंने तो सिर्फ एनर्जी बोला ना। हाँ, तो एनर्जी डेंसिटी बोला ना, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम विच इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यू नो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब हमें क्या करना है कि सबको स्ट्रेस के टर्म में ही चेंज करना है। देन आई विल राइट हियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, यू नो, स्ट्रेस अपॉन y, so you should write here half into stress into stress upon y, stress is denoted by capital S, वही बोला है। तो you know S into S become S square upon 2y, this is the elastic potential energy stored per unit volume, so your answer should be D number। Next, two wires are made of the same material and have the same volume, ठीक है। However, wire 1 has cross sectional area A and wire 2 has the cross sectional area 3A, इसके पास एरिया A है और इसके पास एरिया 3A है, ठीक है। If the length of wire first increases by delta x on the applying the force, ठीक है, how much force is needed to stretch wire 2 by the same amount, कहता है उतना ही एक्सटेंशन लेना है लेकिन कितना फोर्स लगेगा। फर्स्ट वन, यू नो, y is equal to f upon a into l upon delta l, so you can say that f upon a square into al upon delta x। पूछो क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने a से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम बनाने के लिए। इसके बाद डेल्टा एल ही तो डेल्टा एक्स है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चेंज इन लेंथ इज द डेल्टा एक्स, इसलिए मैंने डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स लिखा। ए एल इज इक्वल टू वॉल्यूम, सो यू कैन से दैट एफ वी अपॉन ए स्क्वायर इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। सर ये वाला फॉर्मूला कैसे पता चला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ वॉल्यूम तो दोनों का कांस्टेंट रहेगा ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम इज द सेम, ठीक है, क्योंकि वायर को खींचोगी तो वॉल्यूम भी तो सेम रहेगा। तो F इज इक्वल टू, यू नो, y a स्क्वायर डेल्टा x अपॉन v, ठीक है। तो यू नो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया स्क्वायर, y इज कांस्टेंट, डेल्टा x इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वही तो बोला है उसने कि सब कांस्टेंट है। तो F is directly proportional a square, so you can say that F dash is equal to 3a whole square, ठीक है। तो 3a whole square is equal to, you know, 9a square, so I can say that F dash upon F is equal to 9a square upon a square cut, so you know F dash is equal to 9 times of force, so your answer should be D number। इसको लिख के कीजिए। Now, the potential energy function for the force between the two atoms in diatomic molecule is approximately U is equal to A upon x to the power 12 minus B upon x to the power 6, where A and B are constants and x is the distance between the atoms. If the dissociation energy of the molecule is D equal T, जो कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, u x इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस u एट इक्विलिब्रियम, कहता है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो d है, तो d कैलकुलेट करके दिखाइए हमें, ठीक है।
तो पहले देखो u कितना दे रखा है, u इज इक्वल टू a अपॉन एक्स टू द पावर 12 माइनस b अपॉन एक्स टू द पावर 6। मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, F इक्वल टू माइनस du अपॉन dx। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो यू नो 12a अपॉन एक्स टू द पावर 13, ठीक है, बाय द माइनस साइन, एंड माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 6b, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए ना, यहाँ पे रुक जाओ, माइनस और 1 मिनट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो यू नो माइनस ऑफ, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो एक्स टू द पावर माइनस 12 पर गया तो माइनस 12, तो माइनस 12a अपॉन एक्स टू द पावर 13 माइनस माइनस प्लस 6b अपॉन एक्स टू द पावर 7 माइनस माइनस प्लस, सो 12a अपॉन एक्स टू द पावर 13 माइनस 6b अपॉन एक्स टू द पावर 7, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब कह रहा है इक्विलिब्रियम में, तो यू नो एट इक्विलिब्रियम फोर्स शुड बी 0, ठीक है, F इज इक्वल टू 0, देन 12a अपॉन एक्स टू द पावर 13 माइनस 6b अपॉन एक्स टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो x टू द पावर 7 इज हियर कॉमन, ठीक है, या ऐसा करते हैं, हाँ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 या 6 भी कॉमन ले लो ना, दोनों में कॉमन पहले मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं। 6 अपॉन एक्स टू द पावर 7 इज कॉमन, here 2a upon here x to the power 6 minus b upon 1 is equal to 0, ठीक है। तो ये 6 अपॉन एक्स टू द पावर 7 इक्वल टू 0 उधर चला गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2a अपॉन एक्स टू द पावर 6 इज इक्वल टू b, so x to the power 6 is equal to 2a upon b, so x is equal to 2a upon b to the power 1 by 6, क्लियर है। अब u इंफिनिटी निकाल लेते हैं, when x is equal to infinity, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि x के जगह में इंफिनिटी पुट कर देंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो यू नो u एट इक्विलिब्रियम माइनस दिस वैल्यू, तो मैं कैसे लिखूंगा, u एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू a अपॉन 2a अपॉन b टू द पावर 12 अपॉन 6 बिकम 2, ठीक है, माइनस b अपॉन 2a अपॉन b, तो सॉल्व कर लीजिए, माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, b स्क्वायर अपॉन 4a, तो यू नो पोटेंशियल d इज इक्वल टू u इंफिनिटी माइनस u 0, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, u इंफिनिटी इज 0 एंड इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a, तो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a, सो आंसर शुड बी b स्क्वायर अपॉन 4a, आंसर इज D नंबर। नाउ इन सॉलिड्स इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर, ठीक है, क्या होता है, टोटली रिपल्सिव ना टोटली अट्रैक्टिव, ऐसा थोड़ी है, उसमें दोनों होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं अट्रैक्टिव भी होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया C नंबर। So you can say that the interatomic forces in solid are both attractive as well as repulsive. So answer should be C number. Two wires A and B are of same material. Their length are in the ratio of 1:2 and diameter are in the ratio of 2:1. When stressed by forces FA and FB respectively, then get equal increase in their length. FA upon FB क्या होगा? देखो दोनों वायर जो है सेम मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि कह रहा है सेम मटेरियल है, तो मैं क्या लिखूंगा, एज बोथ वायर्स आर ऑफ सेम मटेरियल, आर ऑफ सेम मटेरियल, सो सेम मटेरियल का है तो यू कैन से YA इज इक्वल टू YB,
दोनों का यंग्स मॉडुलस इक्वल होगा, तो यू कैन से दैट FA अपॉन पाई RA स्क्वायर into LA upon change in LA is equal to FB upon pi RB square into LB upon change in LB. But question is here given delta LA is equal to delta LB. ठीक है, तो FA अपॉन FB इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, पाई पाई कट कर दीजिए, तो यू कैन से दैट LB अपॉन LA into RA upon RB, ठीक है, होल स्क्वायर. So LB upon LA is equal to 2:1 and RA upon RB is equal to 2/1 whole square. So answer is 2 square 4, 2 ja 8. Answer should be 8:1. Your answer is D number. Clear है? Yes sir. A wire of diameter 1 millimeter breaks under a tension of 1000 Newton. Another wire of same material as that of the first one, but of diameter 2 millimeter breaks under a tension of what? Same उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं. देखो, पहली बात है कि ब्रेकिंग टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा? तो ब्रेकिंग टेंशन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर, क्योंकि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा ब्रेकिंग टेंशन होगी, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करता है. तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर. तो इसका 1 है, इसका 2 है डायमीटर, तो रेडियस क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर, दैट इज द 1/4. सो यू नो T2 इज इक्वल टू 4 ऑफ T1 इज इक्वल टू 4 into 1000 न्यूटन. तो आंसर शुड बी 4000 न्यूटन. D number. Next, a wire of length capital L and radius small r is fixed at one end. When a stretching force F is applied at free end, the elongation in the wire is capital L. When another wire of same material but of length 2L and radius 2R also fixed at the one end is stretched by a force of 2F applied at the free end, then elongation in the second wire will be what? तो पहले देखो फर्स्ट वायर में क्या होता है, तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं इन फर्स्ट केस. ठीक है, इलोंगेशन L इज इक्वल टू यू नो F अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू L अपॉन Y. ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा? तो यू नो इन सेकेंड केस L डैश इज इक्वल टू 2F अपॉन पाई इंटू 2R होल स्क्वायर इंटू 2L अपॉन Y. तो देखो 2 स्क्वायर 4 और ये 4 कट गया, तो दोनों इज इक्वल टू क्या होगा? इक्वल हो गए. तो FL अपॉन पाई R स्क्वायर Y. सो यू कैन से दैट L डैश इज इक्वल टू L. ठीक है, सो आंसर शुड बी B नंबर. नेक्स्ट, अ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम कंप्रेशन. माना ये क्यूब है, इसको ऐसे दबाया गया है कि वॉल्यूम वाइज उसमें जो है कंप्रेशन हो. If the side of the cube decreases by 2%, the bulk strain is what? So volume is equal to L cube. Delta V by V is equal to क्या होगा? 3 into delta L upon L. ठीक है, एरर वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने. तो 3 into कितना परसेंट है? 2%. तो 2 upon 100. तो 3 to just 6 upon 100 becomes 0.06. So your answer should be D number. Now, if the work done in stretching a wire 1 millimeter is 2 joule, ठीक है, the work necessary for stretching another wire of same material but with double radius of cross section and half the length by 1 millimeter is what? इस बार वर्क डन निकालना है, पहले फोर्स निकालना होता था, यहाँ पे वर्क डन निकालना है. तो वर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा L स्क्वायर इंटू A अपॉन L. ठीक है, अब सेम वायर है, सेम वायर नहीं, वायर डिफरेंट है, वाई सेम है. तो फॉर सेम वाई एंड सेम डेल्टा L, I can say that W is directly proportional to the pi R square upon L. So W2 upon W1 is equal to, so 2R whole square upon R square into 1 upon half
अब आर स्क्वायर कट हो गया, 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो W2 इज इक्वल टू 8 ऑफ W1, तो 8 इंटू 2 जूल, तो 8 2 जा 16 जूल आंसर, ठीक है। सो योर आंसर शुड बी ए नंबर। A long piece of rubber is wider than it is thick, ठीक है। Then when it is stretched in the length by some amount, तो क्या होगा? Its thickness decreases but its width increases? No, both its thickness and width decreases, ठीक है। Long piece of wire is wider than it is thick. जब स्ट्रेच करते हैं इसको, ठीक है, तो इट्स थिकनेस एंड विड्थ दोनों क्या होगा? डिक्रीज करेगा। आंसर इज डी नंबर, ठीक है। लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो थिकनेस और विड्थ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि लेंथ उसमें बढ़ रहा है, ठीक है। If in a wire of Young's modulus Y longitudinal strand X is produced, then the value of potential energy stored in its unit volume will be what? और हमें क्या निकालना है? U निकालना है। तो U is equal to, you know, formula half into stress into strain, सेम फॉर्मूला है, हाफ इंटू y इंटू strain, पता है ना? y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो यू नो हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, ठीक है। तो यू नो हाफ मीन्स 0.5 y और स्ट्रेन क्या x, तो x स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा? 0.5 इंटू वाई एक्स स्क्वायर। आंसर इज डी नंबर। इस वाले में मोस्टली आंसर डी नंबर है। नेक्स्ट, पर ऐसा नहीं है एकदम सॉल्व करना चाहिए, करके तभी डी लिखना चाहिए, सी जो भी है। इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन हो गया है डी, लेकिन जरूरी नहीं है कि डी ही रहता है। स्ट्रेच रबर हैज, ठीक है, इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर तुम एक रबर को स्ट्रेच करके रखे हो, ये स्ट्रेच्ड है, तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द रबर इज स्टोर्ड इज द पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आंसर इज बी नंबर। नेक्स्ट, द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L and radius R is y Newton per square meter. If the length is reduced to L/2 and radius is R/2, its Young's modulus will be what? ठीक है, यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा, बी नंबर। क्यों? यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, not the length of material and radius of material. मैं लिख देता हूँ, y depends on nature of material, या nature of material पे डिपेंड करता है। क्लियर है? Yes sir. The length of a metal wire is L1 when the tension in it is T1. देखो, ये एक वायर है जिसका लेंथ L1 है और इसमें टेंशन कितना है? T1 है। And is L2 when the tension is T2. Here tension is T2 when length is L2. The natural length of the wire is what? मान लो इस वायर का नेचुरल लेंथ L था, ठीक है, मैं लेट कर देता हूं, लेट L is the original length, ठीक है, लेंथ, and you know A is equal to cross sectional area, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तब क्या होगा? चेंज इन लेंथ फर्स्ट केस में क्या होगा? तो यू नो चेंज इन लेंथ इन फर्स्ट केस, यू नो L1 माइनस L। चेंज इन लेंथ इन सेकेंड केस क्या होगा? ठीक है, L2 माइनस L। यहां तक समझी? Yes sir. मुझे बताओ, हम लोग क्या लिख सकते हैं? यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू T1 अपॉन A इंटू L अपॉन L1 माइनस L। यंग्स मॉडुलस तो सेम होगा क्योंकि एक ही वायर है। जैसे मान लो कि मतलब एक वायर ये है और उसी मटेरियल का बना हुआ दूसरा वायर है, तो दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होगा या नहीं होगा? Yes sir. तो ये पहले वाले का यंग्स मॉडुलस निकालते हैं तो क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस T1 अपॉन ये सॉरी स्ट्रेस, ठीक है, तो T1 अपॉन ए अपॉन स्ट्रेन, तो L अपॉन L1 माइनस L इज इक्वल टू T2 अपॉन ए इंटू L अपॉन L2 माइनस L। यस और नो?
यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए इन दोनों को। तो कैसे लिखोगी? ठीक है, देखो ये ए और ए कट जाएगा, ठीक है, एल और एल कट जाएगा, तो बचेगा क्या? T1L2 माइनस T1L इज इक्वल टू T2L1 माइनस T2L। यस और नो? अब Yes, इस sir. T2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए और कॉमन ले लीजिए L यहाँ पे, तो क्या बचेगा? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2L1 माइनस T1L2। क्या दिक्कत है बताइए? तो L इज इक्वल टू क्या लिख सकोगी? L इज इक्वल टू T2L1 माइनस T1L2 अपॉन T2 माइनस T1। योर आंसर शुड बी C नंबर। लिख के कीजिए इसको। A steel wire with cross section 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये स्टील वायर है, पहले फिगर को कन्फिगर करो क्वेश्चन को बेटा, और फिगर बनाओ अच्छे से। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैज इलास्टिक लिमिट इज द 2.4 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। The maximum upward acceleration that can be given to a 1200 kg elevator supported by this cable if the stress is not to exceed 1/3 of elastic limit। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना फिर से कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी इलास्टिक लिमिट 2.4 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मैक्सिमम अपवर्ड एक्सीलरेशन जो होगा, जबकि उस एलिवेटर पे लोड कितना दे रहे हैं? 1200 kg, ठीक है, और कहता है स्ट्रेस जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए 1/3 से ज्यादा। तो बताइए एक्सीलरेशन कितना होगा? देखो अगर ये स्ट्रेस, ये अगर मान लो इस तरह का क्या कहते हैं वायर है, तो इस वायर पे मैक्सिमम टेंशन कितना होना चाहिए? तो इसने कहा 1/3 मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? द मैक्सिमम टेंशन, ठीक है, टेंशन that the elevator can given, the elevator can be given is equal to 1/3 into stress into area of cross section। क्लियर है? स्ट्रेस मतलब फोर्स होता है, तो फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, वही लिखा है मैंने। और कह रहा है 1/3 होना चाहिए मैक्सिमम, तो 1/3 लिख दिया। तो 1/3 इंटू स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 2.4 into 10 to the power 8। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में, मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो, तो 10 to the power -4, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो गया। आंसर इज हियर 2.4 into 10 to the power 4 न्यूटन। यहां तक समझे? Yes, sir. अगर उस एलिवेटर का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ ए है, इफ ए इज द मैक्सिमम अपवर्ड एक्सीलरेशन, मैक्सिमम अपवर्ड एक्सीलरेशन, then tension T is equal to m into g plus a। yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो टेंशन इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। m कितना है? 1200 kg, g का वैल्यू 10 और एक्सीलरेशन कितना है? ठीक है, यहाँ तो मैक्सिमम टेंशन निकाला है मैंने, तो मैक्सिमम टेंशन पुट कर दीजिए 2.4 into 10 to the power 4। अब ए कैलकुलेट करना है इसी फिगर से, तो इसी वैल्यू से करो। तो 2.4 into 10 to the power 4 अपॉन 1200 को क्या लिख सकते हैं? 1.12 into 10 to the power 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन ए। 1.2 से इसको कट कर दीजिए, 2 10 to the power 3 से ऊपर कट कर दो, बचेगा 10, 2 into 10 20 इज इक्वल टू 10 ए। सो ए इज इक्वल टू 20 अपॉन 10। आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर आंसर इज, ठीक है, इसमें तो 2 है ही नहीं कहीं,
10 to the power 3 ना, रुक जाओ, अच्छा हाँ ठीक तो है। 10a नहीं है, 10 प्लस a है ना, यहाँ देखिए यही मिस्टेक हम लोगों ने किया है, सॉरी, you know 10 plus a, then you know acceleration a is equal to 20 minus 10 become 10 meter per second square, ये आंसर आएगा, ठीक है, तो आंसर इज बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए तो। For a constant hydraulic stress P on an object with bulk modulus B, the fractional change in the volume of the object will be। ठीक है, अब देखो बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा V बाई V निकालना है, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाई V को इधर कर दीजिए, तो डेल्टा P अपॉन B, तो डेल्टा P अपॉन B, इसका मतलब हो गया कि P अपॉन B, तो P अपॉन B इज ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V is drawn into the wires of length L, ठीक है, वॉल्यूम कितना है इस कॉपर का, V है, इसको वायर के फॉर्म में ड्रॉ किया गया है। When this wire is subjected to a constant force F, यहाँ पे constant force F लगा रहे हैं, the extension produced in the wire is delta L, which of the following graph is a straight line, ठीक है, कहता है इसमें किसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो पहले देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, मटेरियल सेम है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L, याद है या नहीं है, तो F अपॉन एरिया इंटू L अपॉन डेल्टा L है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ A है तो इसको L से मल्टीप्लाई कर दीजिए, L से डिवाइड कर दीजिए। पूछो ऐसा क्यों किया, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम मैंने बना दिया, तो वॉल्यूम F अपॉन V इंटू L स्क्वायर अपॉन डेल्टा L, यस और नो, डेल्टा L इज इक्वल टू क्या हो गया, Y को इधर कर दीजिए, F अपॉन VY इंटू L स्क्वायर, तो कहने का मतलब डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर, तो ग्राफ किसके बीच बनेगा, डेल्टा L वर्सेस L स्क्वायर के बीच जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन। योर आंसर शुड बी बी नंबर। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट इलास्टिक, बताओ इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है, सर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज इज द नियरेस्ट अप्रोच टू अ परफेक्टली इलास्टिक सबस्टेंस, ठीक है, क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है इन सब में, ऐसे तो आपको पता है जो स्टील होता है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। नाउ with what minimum acceleration can a fireman slide down a rope whose braking strength is 2/3 of its weight, तुम जानती हो कि जो फायरमैन होता है वो क्या करता है, रस्सी ऊपर से नीचे ऐसे छोड़ता है, जिसमें कि बहुत सारा लोग आदमी ऊपर उठ जाए, ठीक है, कहता है विद व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन कैन अ फायरमैन स्लाइड डाउन अ रोप, मतलब किस एक्सीलरेशन से वो नीचे आएगा, whose braking strength is 2/3 of his weight, जो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो उसके वेट का 2/3 हो। देखो अगर वो नीचे आएगा तो उसका वेट mg काम करेगा, ऊपर की तरफ उसमें टेंशन काम करेगा, लेकिन टेंशन T नहीं होगा, T/2 होगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट से ही हमेशा टेंशन लिया जाता है। तो मैं लिखूंगा कैसे, नेट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स इन द स्ट्रिंग, you know MA is equal to mg minus T/2,
मैक्सिमम क्या कह रहा है, टी मैक्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है, 2/3 होना चाहिए, तो 2/3 ऑफ mg। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करोगी, टी मैक्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ mg है, यहाँ पुट कर दीजिए, m कॉमन लेके दोनों साइड से भगा दो, तो a मिनिमम इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा g माइनस, यहाँ क्या बचेगा 2/3 ऑफ g। अब इसको एलसीएम निकाल लीजिए, 1 माइनस 2/3 बिकम 1/3 g। इसका मतलब g/3 इज योर आंसर। क्लियर है? सर जो t/2 है वो 2 कहाँ गया फिर? ठीक है, ये 2 देखो मैक्सिमम ये था, तो मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम क्या होगा, ए मिनिमम इज इक्वल टू g माइनस 2/3 ऑफ g। ठीक है, टी मिनिमम हम लोग निकाल रहे हैं, मैक्सिमम निकाल नहीं रहे हैं। मैक्सिमम में होता m ए इक्वल टू mg माइनस t/2। ठीक है, यहाँ हम लोग मिनिमम फोर्स के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए ये आया। सर जो हमने वैल्यू ऊपर पुट करी इस इक्वेशन में, एम ए वाली इक्वेशन में, तो नहीं ए की वैल्यू देखो, पुट मैंने करी ना, वैल्यू नहीं तो पुट किया, वैल्यू देखो t/2 जो हमने लिखा ये मैक्सिमम होता है। चलो रुक जाओ, अब लो ये, अब सब्स्टिट्यूट करो, ये t/2 हटा दो। अगर तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो ये हुआ ma इक्वल टू mg माइनस टी, वेयर t मैक्स इज इक्वल टू 2/3 mg। ठीक है, और मिनिमम मैक्सिमम में तुम्हें दिक्कत हो रही है इक्वलिटी चेंज करने में, तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में है। नाउ क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। solid sphere of radius r made of material of bulk modulus k is surrounded by a liquid in a cylindrical container. A massless piston of area a floats on the surface of the liquid. When a mass m is placed on the piston to compress the liquid, fractional change in the radius of the sphere delta r by r is। देखो, आज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है r, मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस k, सराउंडेड बाय लिक्विड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। A massless piston of area A floats on the surface of the liquid, ऊपर में तैर रहा है। When a mass m is placed on the piston, इस पिस्टन के ऊपर मास m हमने डाल दिया, to compress the liquid, जिससे लिक्विड दबने लगा है, तो कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको VMMC में पूछा गया था 2011 में। वर्धमान महावीर महाविद्यालय कॉलेज, ये कॉलेज जो है यहाँ पे, जिसको ये बोलती हो सफदरजंग में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, तो वॉल्यूम V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यू नो डेल्टा V/V इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो पाई r क्यूब को सॉल्व कर लीजिए, तो यू नो बिकम 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r। But you know bulk modulus is equal to minus P upon delta V/V. So I can say that delta V/V is equal to P upon K magnitude wise is equal to, मैं यहाँ लिख देता हूँ magnitudely, जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि ये नेगेटिव साइन कहाँ चला गया, is equal to डेल्टा v/v कैसे आया? अच्छा, K इक्वल टू माइनस P बाय डेल्टा V/V होता है। यहाँ तक क्लियर है फॉर्मूले में? यस सर, जो ऊपर लिखा देखो इस वाले में V इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होगा, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू r क्यूब। ठीक है, यस सर। अब इसमें क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन लगाओगी, तो डेल्टा V/V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हट गया, r क्यूब को क्या लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा r बाय r। इसी में दिक्कत हो रहा था। यस, तो यहाँ तक समझ में आई बात है। तो डेल्टा V/V इज इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन K, दैट इज द mg अपॉन A इंटू K। ठीक है, तो यू नो अब डेल्टा V/V के वैल्यू में पुट कर दीजिए यहाँ पे, 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू mg अपॉन A इंटू K। अब ये mg अपॉन A कैसे हुआ वो भी बता देता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स इज इक्वल टू mg, और एरिया के जगह A कॉपी कर लिया, वो भी सब्स्टिट्यूट इसलिए किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है,
अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा आर बाय आर निकालना है। तो इस 3 को इधर लेते आइए, तो यू नो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू एम जी अपॉन 3 को इधर लेते आइए, 3 इंटू ए इंटू के। तो आंसर कौन सा हो गया, एम जी अपॉन 3 ए के। ठीक है, एम जी अपॉन 3 ए के, आंसर इज सी नंबर। नाउ assertion एंड रीजंस पढ़ के मुझे सुना दो। तुम्हें पता ही होगा ए जो है दोनों सही रहता है, और एक्सप्लेनेशन अगर ए का बी होता है, मतलब assertion का अगर एक्सप्लेनेशन रीजन होता है तो हम लोग ए नंबर आंसर बोलते हैं। assertion और रीजन दोनों ट्रू होता है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो बी बोलते हैं। assertion अगर ट्रू होता है लेकिन रीजन फॉल्स होता है तो सी बोलते हैं। assertion रीजन दोनों फॉल्स होता है तो डी बोलते हैं। पढ़ के एक बार फिर भी सुना दीजिए मुझे। Assertions and reasons. Directions. In the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as A. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. B. If both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the assertion. C. If assertion is true but reason is false. D. If both assertion and reason are false. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए 24th नंबर। Assertion, lead is more elastic than rubber. Reason, if same load is loaded on the lead and rubber wire of same cross-sectional area, the strain of the lead is very much less than that of rubber. पहले assertion देखते हैं, lead is more elastic than rubber। आपको पता है रबर जो है कम इलास्टिक होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग घर के लैंग्वेज में जो खींचा जाता है वो कम इलास्टिक होता है, जो रिस्टोर कर पाता है वही ज्यादा इलास्टिक होता है। पहले हम लोग उल्टा जानते थे, हम लोग जानते रबर सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, नहीं, ठीक है, लेड इज द मोर इलास्टिक। मतलब एसर्शन हमारा सही है। कहता है सेम लोड अगर लेड पे भी लगा देंगे, मान लो ये लेड है, ठीक है, और ये रबर है, दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम सेम है, और इसमें सेम लोड यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एमजी अप्लाई कर दिया। द स्ट्रेन ऑफ लेड इज वेरी मच लेस देन दैट ऑफ द रबर। मतलब लेड जो है कम खींचा जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन रबर क्या है उसमें ज्यादा खींचा जाएगा, तो ज्यादा खींचा जाएगा तो वो ज्यादा इलास्टिक नहीं है, समझिए। तो जिसमें कम खींचा जाएगा, अगर आपको बोलेगा लेड ले लो जी और स्टील ले लो, तो बताओ कौन सा ज्यादा इलास्टिक होगा? स्टील। क्यों भाई स्टील क्यों होगा? क्योंकि वो जो है वो खींचने ही जल्दी तुम्हें नहीं देगा, रिस्टोरिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर इज ए नंबर। अब देखो इसी क्वेश्चन से तुम ना बहुतों को मतलब पूछ सकती हो कि बताओ लेड और रबर में कौन इलास्टिक है और क्यों। तो लेड ज्यादा इलास्टिक है रबर से, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लेड जल्दी उसको खींचने नहीं देता है। तो जो जितना कम खींचने देता है सेम लोड पर, वो उतना ही इलास्टिक होता है। लेकिन जबकि हम लोग घर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, घर में बोलते हैं जो ज्यादा खींचा जाता है वो ज्यादा इलास्टिक है। नहीं बोलती मम्मी कहती देखो रबड़ हमको दो तो माथा में लगाना है क्योंकि वो ज्यादा इलास्टिक है, जबकि वो गलत है, वो कम इलास्टिक है। हाँ वो खींचा ज्यादा जाता है, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब है स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला ही होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, माना रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर सही है। रबर इज इलास्टिक देन स्टील। अरे यार ये तो गलत बोल रहा है, तो आंसर ए नंबर सही है और ये फॉल्स है, तो सी नंबर होता है। ठीक है, assertion is correct but reason is false. Your answer is C number. Next number, a hollow shaft is found to be, पढ़ के सुनाइए क्वेश्चन। Assertion, a hollow shaft is found to be stronger than a solid shaft made of same material. पहले कम क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझो कि ये आपके पास एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, और ये कैसा है? हॉलो है। और एक दूसरा शाफ्ट है, ये क्या है? सॉलिड है।
a hollow shaft is found to be stronger than a solid shaft made of the same material. ठीक है, कहता है कि ये जो है hollow shaft जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जब भी किसी को नॉर्मल आदमी को बोलोगे ना, वो समझेगा हम लोगों को कि पागल है। बोलेगा कि एक बात बताओ, लोहे का एक मोटा रॉड जो कि सॉलिड है और लोहे का एक पतला पाइप जो है, उस दोनों में सबसे ज्यादा तो वो सॉलिड वाला है, वो स्ट्रांग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। देखो, तो तुम कहोगे सर इसका आंसर क्या है? एक्चुअल में आंसर है कि हॉलो वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब हम लोग को गलत पढ़ाया जाता है। पहले तो आपने गलत बता दिया कि स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। तो मैंने बताया कि इलास्टिक का डेफिनेशन हम लोग सही जानते हैं जी, हम लोग डेली लाइफ में जो गलत वाला डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक तो इस दोनों को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो समझना, ये जितना मटेरियल से मिलकर बना है, उतने मटेरियल का अगर तुम इसको सॉलिड बना दोगी तो ऑब्वियसली इतना पतला सा हो जाएगा। वो होगा या नहीं होगा? अब बताओ दोनों में कौन स्ट्रांग है? क्योंकि हॉलो वाला में क्या है, मटेरियल भी है और उसमें हवा भी तो बीच में भरा है, तो उसका भी तो कुछ स्ट्रेंथ होगा। समझ रही है? yes, लेकिन नॉर्मली आदमी क्या समझता है पता है? कि जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। ऐसे में तो ये पक्का स्ट्रांग होगा। अगर कोई आपको बोले कि इतना मोटा पाइप है, लोहे का है, हॉलो है, और ये उतना ही मोटा पाइप है और लोहे का है, सॉलिड है, बताइए कौन स्ट्रांग होगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली लोहे ये वाला। बोलेगा नहीं मानते तो माथा पे पटक के देखो उसका, देखो अपने आप पता चल जाएगा कि ये वाला ज्यादा सॉलिड है, ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, यहाँ का असर्शन कुछ और बोल रहा है कि हॉलो शाफ्ट इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन अ सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ सेम मटेरियल। देखती हो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम मटेरियल, सेम वॉल्यूम, सेम अमाउंट, सेम अमाउंट ये बोलो, वॉल्यूम मत बोलो। इसका मतलब है कि अगर इतने मटेरियल को सॉलिड बना दोगी तो ये हो जाएगा। भाई इसमें और इसमें कौन मजबूत है? तो ऑब्वियसली ये वाला मजबूत है, जिसका मतलब असर्शन करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। The torque required to produce a given twist in hollow cylinder is greater than the required twist of solid cylinder of same size and material. इसको जो है, इसको तुम जल्दी टेढ़ा नहीं कर सकती हो, क्योंकि मोटा है, उसमें एयर भी भरा हुआ है, तो तुमको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको तुम आराम से टेढ़ा कर दोगी, मतलब इसमें तुम टॉर्क ज्यादा डेवलप कर पाओगी, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगी। ठीक है, रेदर देन ये। इसका मतलब रीजन भी इसका सही है। तो इसका जब रीजन सही और ये असर्शन भी सही है और दोनों का एक्सप्लेनेशन है, देन योर आंसर शुड बी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी रिप्रेजेंट्स इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो हाँ जी, बल्क मॉडुलस जो है वो क्या बताता है कि कितना नहीं कंप्रेस होगा, कंप्रेसिबिलिटी कितना कम है उसका। क्योंकि बी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, तो ये इनकम्प्रेसिबिलिटी ही तो दिखाता है। इसका मतलब फर्स्ट वाला असर्शन सही है। फिर कहता है बी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बी। हाँ, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो योर आंसर शुड बी ए नंबर। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।